डोडो टीवी। श्यामपुर बड़ी आबादी वाला एक पिछड़ा हुआ गांव था। वहां के आदिवासी सीधे साधे थे। उनमें से कुछ ने शहर भी देखा था, पढ़ाई भी की थी, लेकिन फिर भी कोई अभाव में नहीं जी रहा था, क्योंकि उस गांव में एक तांत्रिक बाबा महीने में एक दिन अमावस्या को गांव आते और सबकी हर मनोकामना पूरी करते। पर कहते हैं ना कि लालच की कोई सीमा नहीं होती। लालच व्यक्ति को कम से कम समय में या कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा धन और भौतिक सुख सुविधा की चाह में कुछ भी कर गुजरने को प्रेरित करता है। ये बाबा ऐसे कैसे चमत्कार करते हैं? इस उत्सुकता से वहां जाकर वो देखने लगा। एक एक की बारी आती गई। लाइन में खड़े पहले दंपत्ति बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए, बाबा जी, हमारी 3 बेटियां हैं, आप एक बेटा दे दीजिए। तो दोस्तू। लाइन में खड़ा अगला लड़का आगे आते हुए, बाबा जी, शहर के कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, 1 लाख रुपए चाहिए। निश्चिंत होकर जाओ, तुम्हारे पिताजी की आज ही लॉटरी लग जाएगी। लाइन में खड़ा अगला किसान, कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी, मुझे बस बड़ा सा घर और खलिहान से भरा भरा अनाज का ढेर चाहिए। बाबा जी ने जो कहा वो भगवान के शब्द थे, यानी हर हाल में पूरा होना ही था। मनीष बाबा के पास अपनी बारी में पहुंच गया, झुककर नमस्कार करता है। बाबा, आप मुझे ये सिद्धि बताइए जिससे आप लोगों की इतनी मदद करते हैं। बेटा, जो चाहते हो मांग लो। अब मेरा मकसद लोगों की मदद करना ही है। बाबा जी, आप मेरी भलाई के लिए मुझे अपनी सिद्धि दे दो। ये संभव नहीं है। बाबा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर मनीष ने भी जिद ठान ली थी। लगता है बाबा जी मुझे कुछ नहीं बताएंगे, अब मुझे ही खुद करना पड़ेगा। मनीष भीड़ के खत्म होने का इंतजार करने लगा, और फिर जब बाबा जी जाने लगे तो वो उनका पीछा करने लगा। लंबा रास्ता, काली सनसन करती अंधेरी रात, बड़ी डरावनी और दुर्गम पथरीली पगडंडी, उस पर घनघोर जंगल। फिर बाबा चलते चलते अचानक गायब हो गए। ये बाबा जी कहाँ गए? लगता है मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। वो निराश लौट आया। यह सिलसिला 3-4 अमावस्या तक चला, लेकिन मनीष अपनी जिद पर अड़ा रहा। एक बार फिर जब बाबा जी आए तब मनीष उनके पास पहुंच गया और जिद करने लगा, बाबा जी, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मुझे बस सिद्धि चाहिए। बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद बाबा जी ने सिद्धि देने की बात स्वीकार कर ली। तुम एक नवजात बच्चे को कहीं से लेकर आना, ध्यान रहे नवजात ही होना चाहिए। 2-3 महीने की मेहनत के बाद उसे हॉस्पिटल से एक अनाथ नवजात बच्चा मिल जाता है। अगली अमावस्या को जब बाबा जी आते हैं तो मनीष बहुत खुश होते हुए नवजात बच्चे को लेकर बाबा जी के पास पहुंचता है। बाबा जी, मैं आपके कहने पर ये नवजात बच्चा ले आया, पर आप तो 3 दिन बाद आए। मैं ऐसा क्या कहूं कि इसका इरादा बदल जाए। तुम इसे प्यार से पाल पोस कर बड़ा करो, फिर इस बच्चे को लेकर आना। बाबा जी ने सोचा था शायद कुछ समय बाद इस मनीष का विचार परिवर्तित हो जाएगा। मनीष उस बच्चे को बड़ी ईमानदारी से पालने लगा। बच्चा 2 साल का हो गया। उसकी हर इच्छा वो पूरी करता था। बच्चे की परवरिश करने में उसके काम धंधे बंद हो गए। वो कर्जे में डूबने लगा। अब बच्चे की उम्र 5 साल हो गई। अब वो बच्चा अपनी पसंद की मांग करने लगा। पापा, मुझे मीना बाजार जाना है, वहाँ खूब सारे खिलौने मिलते हैं, बहुत सारे झूले भी आए हुए हैं, इस बार तो मुझे जाना ही है। मेरे पास अब तो कुछ नहीं बचा है, पैसे भी नहीं है। फिर भी वो बच्चे को देखकर बोलता है, ठीक है बेटा, चलेंगे। बच्चा खुश होकर कूदने लगता है। उसकी खुशी देखकर मनीष भी निहाल हो जाता है।
और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगता है। इन दिनों में मनीष को भी उस बच्चे से बहुत लगाव हो जाता है, और जब सिद्धि का ख्याल आता है तो वो सोचता है, बस कुछ दिनों की बात है, फिर एक बार जब मुझे सिद्धि मिल जाएगी तब मैं अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। अभी इस बच्चे को दुनिया की सारी खुशियां देनी है मुझे। अब बच्चा 7 साल का हो गया। मनीष बाबा जी से मिलने गया। बाबा जी, मैंने बड़ी निष्ठा और प्यार से उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया है। अब वो 7 साल का हो गया है। मेरे लिए क्या आदेश है? बाबा बड़ी असमंजस की हालत में थे। एक बार फिर समझाने की कोशिश। मनीष, तुम जिस चीज को पाने की चाह रखते हो वो बड़ा शाप है, उसमें तुम जीते जी नरक भोगोगे। जिस बच्चे को तुम पाल रहे हो, जरा उसके बारे में तो सोचो। उस प्यारे बच्चे के साथ जिंदगी जियो और सिद्धि के बदले जो चाहिए वो मांग लो। लेकिन ऐसा लग रहा था कि मनीष के दिमाग में दुर्भाग्य बैठ गया था। वो ना तो कुछ सोच सकता था और ना ही कुछ सुनने की हालत में था। बाबा जी, आप मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए। मैं पिछले 7 सालों से आपके कहे अनुसार चल रहा हूँ। सिद्धि तो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। ठीक है, तुम अमावस्या के दिन बच्चे को दिन भर भूखा रखना और आधी रात को हमारे सिद्ध स्थान पर पैदल चलकर ले आना। साथ में उसकी पसंद की मिठाई लाना मत भूलना। ठीक है बाबा जी, इस दिन को मैंने सालों से इंतजार किया है। मैं जरूर आऊंगा, मिठाई भी लाऊंगा। अब मनीष अमावस्या का इंतजार करने लगा। फाइनली वो दिन भी आ गया। वो मिठाई और बाकी सामान लाकर सब तैयारी कर चुका था। वो बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगा। जब रात हो गई तो बच्चे को लेकर वो चला। पापा, आप मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? ये कैसा रास्ता है? पापा प्लीज घर वापस चलो। बेटा, हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं। देखो, मैंने तुम्हारी पसंद का लड्डू भी ले लिया। पापा, रात को कौन पिकनिक जाता है? हम कल सुबह चलेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। लेकिन मनीष का जुनून तो अलग ही तरह का था। फिर दोनों वहां पहुंचे जहां बाबा ने बुलाया था। बड़ा सा खंडर झाड़ियां मकड़ियों के चालों में उलझ उलझ कर चलते जा रहे थे। खुद मनीष भी काफी डरा हुआ था। अज्ञात भय और अनिष्ट की भावना से घबराया हुआ बच्चे को कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। थोड़ी दूर और चलने के बाद बाबा जी दिखाई दिए। ऐसा भयानक दृश्य कि आत्मा भी कांप जाए। हवन कुंड, मानव की खोपड़ी, हाथ में हड्डियां और चारों तरफ खून के छींटे। बच्चे को उधर बिठाकर तुम इधर आओ, बाबा ने हड्डियों से आहुति डालते हुए कान में कहा। मनीष, बच्चा दिन भर का भूखा है ना? जी बाबा जी। जब तक मैं अनुष्ठान करता हूँ तब तक इसे भरपेट मिठाई खिला दो। पानी मत पिलाना। जैसे ही पानी मांगे वैसे ही उसका सिर काट देना। बाबा जी, मैं कैसे अपने हाथों से? मैंने पहले समझा दिया था, अनुष्ठान शुरू होने के बाद पीछे नहीं हट सकते, वरना पिशाच भूचाल ला देगा। भूखा और डरा हुआ बच्चा धीरे धीरे खाने लगा। उसकी मिठाई खत्म होते ही बाबा जी का अनुष्ठान पूरा हो गया। पापा, पानी दो ना। तुम तलवार उठाओ और बच्चे का सिर काट के शरीर से अलग कर दो। मनीष को तो करंट सा लगा, लेकिन बाबा जी पर पिशाच सवार था। काटो, नहीं तो मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। मनीष कांपता हुआ कुछ सही गलत तय करता उससे पहले बाबा जी ने हाथ उठाया और बच्चे का सिर शरीर से अलग कर दिया। फिर तो मनीष काफी बेचैन होने लगा, रोने लगा। जिसे इतना प्यार किया उसे मैंने अपने हाथों से मार दिया। थोड़ी देर बाद वही बच्चा विकराल रूप में बाबा जी के बगल से निकलता है। पापा, तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने क्या बिगाड़ा था? बाबा जी, मुझे क्यों दिखाई दे रहा है? यही सिद्धि है। अब जब ये पानी मांगे तो उससे पहले अपना काम करवाना। मुझे क्यों पाला, क्यों प्यार किया और पानी क्यों नहीं पिलाया? मैंने कितनी बार तुम्हें समझाने की कोशिश की
पापा पानी दो ना। मनीष उस बच्चे से डर के भागा और बच्चा भूत उसका पीछा करते करते घर पहुंच गया। बाल पिशाच मनीष के साथ रहने लगा और हमेशा पानी मांगता रहता। पापा पानी दो ना। अब मनीष इतनी दहशत में रहने लगा कि जिंदगी नर्क हो गई और वो बाल पिशाच के साथ सोते जागते हर समय बेहाल रहने लगा। किसी से कुछ नहीं कह पाया और धीरे धीरे पिशाच ने उसे तड़पा तड़पा कर मार दिया। पानी दो ना। रामदीन काका के पास धन दौलत की कमी नहीं थी। वो अपना नया घर बनवा रहे थे। घर की नींव की खुदाई के समय ही उस जमीन में कुछ हड्डियां दिख गई। ये हड्डियां मिलना ठीक नहीं है बाबू। अरे कुछ नहीं होता, मैं ऐसी बातें नहीं मानता है। सुनो जी, रहने दो। मेरी मानो तो ये जमीन बेचकर दूसरी जगह जमीन ले लो। अरे दिमाग खराब है, इतने मौके की जमीन बेच दूं हैं? कुछ गांव वालों को जैसी इस बात की खबर हुई सब भागे हुए आए। सुखदेव काका जो गांव के सरपंच थे, उन्होंने भी कहा कि कुसुम ठीक कह रही है। अरे नौरतन की चले तो कोई काम ना होए। घर बनना शुरू हो गया। तभी एक दिन मिस्त्री के सिर पर ईंट लग जाने से वो बेहोश हो गया। थोड़ा होश में आया तो बोला, मुझे क्या मालूम था कि वो हड्डियां ही मेरा ख्याल करेंगी। बापू सब लोग मना कर रहे हैं तो मान क्यों नहीं लेते? अबे तू भी इनकी बातों में आ गया। जल्दी इसको गाड़ी में बिठाओ और अस्पताल लेके जाओ। रामदीन ने किसी की नहीं सुनी। अपने अड़ियल और कंजूस स्वभाव के लिए वो पहले से ही बड़ा बदनाम था। भैया मैं तो यहाँ काम नहीं करूंगा। कौन अपनी जान जोखिम में डाले भैया? रामदीन दूसरे गांव से मजदूर देखता है। रामदीन रात दिन मजदूरों से काम करवाते एक दिन जैसे ही घर के लिए निकले, घर बन भी गया तो रह नहीं पाओगे। कौन है? सामने आओ। उनकी धोती किसी पत्थर में अटक जाती है और वो गिर पड़ते हैं। वो करते उठते हैं, देखते हैं घुटना छिल गया था। इतने से ही डर गए। रामदीन अपने घर की तरफ भागते हैं, किसी को कुछ नहीं बताते। किसी तरह से 6 महीने में घर बनकर तैयार हो गया। रामदीन पूरे परिवार के साथ एक छोटा सा हवन करवाकर उसी में रहने आ गए। ना कोई भोज ना भात। रात में वो बरामदे में चारपाई डालकर लेट गए। आधी रात बीती थी। कौन है? कौन है? मेरी गर्दन छोड़ दो। क्या चाहिए तुम्हें? मेरी चारपाई कहाँ घसीट रहे हो? अरे मैं गिरा, कोई मुझे बचाओ। तुमने जमीन पर घर बनवाया ही क्यों? ये जमीन मेरी है। अरे कौन हो तुम? मैंने जलावर को इस जमीन के पूरे 2 लाख रुपए दिए थे। उसने तो कहा था कि ये जमीन उसी की है। मैं इस जमीन पर किसी को नहीं रहने दूंगा। इस घर को छोड़ दो। अरे कोई है, मुझे बचाओ। वीरू को बुलाओ, उससे कह दो कि मेरी चारपाई अंदर डाल दे। यहाँ लगता है कोई भूत प्रेत है। क्या कहा? भूत? कहाँ है भूत? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब मना किया तो सुना नहीं, अब भुगतो। वीरू, वीरू, जल्दी आओ। क्या हुआ बापू? लगता है कि अगर भूता है, कोई मेरा गला दबा रहा था। मेरी आंखें खुली तो वहां कोई नहीं था। एक बार चेतावनी दे रहा था, ये जमीन मेरी है, इसे छोड़ दो। मेरी चारपाई भी घसीट रहा था। बापू मैं आपके साथ यहीं सो जाता हूँ, आप आराम से सो जाओ। कुसुम तुम भी यहीं सो जाओ ना। सब सो गए। थोड़ी देर बाद ही सवेरा हो गया। अरे मेरी गर्दन छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुबह तो होने दो, कुछ सोचने का समय तो दे दो भाई। ये हुई ना बात। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का समय देता हूँ। उसके बाद तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अरे तुम मेरी गर्दन छोड़ो, मेरी सांस अटक रही है। क्या हुआ बापू? वीरू जरा जाकर बैद जी को बुला कर लाओ और कुसुम तुम यहीं बैठो,
मुझे अकेले मत छोड़ा। बापू, वैद जी आ गए। क्या हुआ भाई? अभी कल ही तो तुमसे मुलाकात हुई थी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? अरे मुझे बड़ी कमजोरी लग रही है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही। कोई दवा दे दीजिए। इस पर्ची में मैंने सब कुछ लिख दिया है। ओहो, अब समझा। वीरू, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दवा दे दूंगा। वीरू और वैद जी गांव से बाहर आ जाते हैं। वीरू, तुम्हारे बापू को इस नए घर में रहने वाले भूत ने जकड़ रखा है। इसका इलाज सिर्फ चंदन नगर के भगत जी सर्वेश्वर दयाल के पास ही है। दूर दूर से लोग उनके पास आते हैं। तुम अभी जाओ और उनको किसी तरह बुला कर लेके आओ। घर में किसी से इस बात की चर्चा नहीं करना, वरना भूत उनको भी डराएगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, उन्हें अकेले मत छोड़ना। वो भूत अकेले उन पर हावी हो रहा है। ये पर्ची भगत जी को दे देना। जाओ। बापू, ये दवा खा लो। माँ, मुझे अभी चंदन नगर जाना है, वहां से आने में देर हो जाएगी। वीरू अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए, माँ, तुम बापू के पास ही बैठना, हाँ, और कहीं मत जाना। वीरू, सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, बस उनको अकेले मत छोड़ना। हाँ? वीरू को चंदन नगर में भगत जी के घर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। वो दरवाजा खटखटाता है। कौन है भाई? दरवाजा खुला ही है, आ जाओ। कहां से आए हो और क्या चाहिए? वीरू वैद जी की दी हुई पर्ची को पकड़ाते हुए, मेरे पिता का नाम रामदीन है, मैं केशव नगर से आया हूँ। आपका बहुत नाम सुना है। मेरे बापू रात से ही भूत भूत चिल्ला रहे हैं। डर के बारे ठीक से कुछ बताते भी नहीं। वैद जी ने कहा आप ही कुछ कर सकते हैं। पर्ची पढ़कर मनी मन खुश होते हुए, ठीक है, चलो, कैसे जाना है? गाड़ी है मेरे पास। चलो। भगत जी अपने झोले में कुछ आवश्यक सामान डालकर तैयार हो जाते हैं। वीरू गाड़ी स्टार्ट करता है। भगत जी गाड़ी में बैठ जाते हैं और उसके घर पहुंच जाते हैं। आइए भगत जी। माँ बापू कहाँ हैं? अभी तक सो ही रहे हैं। चलो, उनके पास ही चलो, जरा पानी ले आओ। वीरू की मां पानी लेकर आती है। भगत जी पानी अपनी हाथों की अंजलि में लेकर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते हैं। ये प्रेत थोड़ा अड़ियल दिख रहा है। आप लोग कब से आ रहे? भगत जी, कल ही तो हवन करवाया था और रात में बापू चीख पुकार मचाने लगे। रामदीन, रामदीन उठो, इधर देखो। रामदीन अचानक उठकर बैठ जाता है, बदली हुई भारी आवाज में। वीरू और उसकी मां आवाज सुनकर डर जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ भयभीत नजरों से देखते हैं। मैंने इसको मना किया था कि ये यहाँ नहीं रह सकता। तुम मेरे और इसके बीच मत पड़ो ना। तुमको रहने के लिए यही जगह क्यों चाहिए? इतना बड़ा गांव है, कहीं भी रह सकते हो। मैं क्यों जाऊं यहाँ से? इसी को जाना होगा। यहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। वीरू, जरा हवन की व्यवस्था करो, कैसे नहीं मानेगा। वीरू और उसकी मां पिछले दिन का रखा हुआ हवन सामग्री और हवन कुंड ले आते हैं। ये क्या कर रहे हो? आग नहीं जलाना। रामदीन तुरंत अपनी पत्नी के बालों को दोनों हाथों से पकड़कर खींचने लगता है। वीरू जैसे ही मां को बचाने जाता है, उसके सीने पर चढ़ जाता है। भगत जी हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके जैसे ही कुछ मंत्र जाप करने जाते हैं, अचानक सारी खिड़कियां और दरवाजे धड़धड़ाने लगते हैं। हवा की वजह से आग बुझ जाती है। रामदीन खिड़की की तरफ भागता है। तभी भगत जी का आसन हवा में उड़ने लगता है।
वीरू, वो जल की बोतल पकड़ा दो। भभूस और अभिमंत्रित जल पूरे घर से लेकर बाहर तक छिड़क देते हैं। तब उनका आसन नीचे आ जाता है। भगत जी हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करते हुए ओम का उच्चारण करते हैं। मेरी बात सुनो, मैं कलकत्ते में एक जूट मिल में काम करता था। रात दिन काम करके, ओवर टाइम करके अपने भाई को पैसे भेजता था। मेरा परिवार यहीं रहता था। धीरे धीरे उसने और मेरी पत्नी ने मिलकर ये जमीन अपने नाम से खरीद ली। मुझे भनक भी नहीं लगी। जूट मिल में तालाबंदी होने से मुझे गांव आना पड़ा। यहाँ आने पर मेरी पत्नी और भाई के रंग ढंग बदले देखकर मुझे कुछ शक हुआ। जब मैंने खोजबीन शुरू की तो दोनों ने मिलकर मुझे रात को सोते समय गला घोट कर मार दिया और इस जमीन में रातों रात दबा दिया। अब तुम ही बताओ, मैं कहाँ जाऊं? तुम्हारे साथ वाकई बहुत बुरा हुआ, और अपनी पत्नी और भाई से बदला लेने के बजाय तुम इस बेकसूर आदमी से बदला क्यों ले रहे हो? इन दोनों को तो कब का खत्म कर दिया। अरे इस धुएं से तो मेरा दम घुटने लगा। मुझे क्यों जकड़ रखा है? मैं चला जाऊंगा, तो मुझे छोड़ो। भगत जी लौंग और घी से हवन करते हैं। मैं जा रहा हूं, पर ध्यान रहे कि मेरी मुक्ति के लिए भी इस रामदीन को पूजा करवानी होगी। भगत जी 2 घंटे में पूजा समाप्त करके उठते हैं। बाबा, आपने मुझे बचा लिया। अब इसकी मुक्ति भी आप ही को करवानी होगी। दूसरे दिन उस प्रेत की मुक्ति के लिए भगत जी हवन करते हैं और रामदीन का घर प्रेत मुक्त हो जाता है। भगत जी जाने के लिए अपना झोला उठाते हैं। तभी रामदीन उनके पास 5000 की गड्डी और उनके लिए कपड़े लेकर आता है। भगत जी कहते हैं, अरे इसकी क्या जरूरत थी? आप ठीक हो गए, मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। बाहर आकर पैसे गिनते हैं। भगत जी, अब बताओ किसका घर भूतिया करना है? चुप रहे मूर्ख, वरना सच में तुझे मुक्ति दिलवा दूंगा। तो समझे आप, वो घर भूतिया नहीं था। भगत जी और भूत दूसरे भूतिया घर की तलाश में निकल जाते। राजपुर गांव नदी के किनारे बसा होने के कारण वहां के लोगों का मुख्य धंधा मछली पालन और खेती था। उस दिन जब रामू किसी काम से शहर से साइकिल से वापस आ रहा था, तब आते समय साइकिल पंचर हो गई थी। देर भी हो गई थी। रामू जब अपने घर पहुंचने ही वाला था कि एक साया उसकी गर्दन पकड़कर गिराते हुए, पूरे गांव वालों को कह दो, रात को घर से बाहर निकलते ही मैं उनका खून पी जाऊंगा। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे छोड़ दो। मेरे छोटे बच्चे मेरा घर पे इंतजार कर रहे होंगे। कल मेरी बेटी की बारात आने वाली है। चुप रहो। थोड़ी देर में रामू की गर्दन में दांत लगाकर खून पी गया था। जब बनवारी उनका पड़ोसी उधर से निकला तो, अरे बनवारी, घर भाग जाओ, किसी को नहीं छोड़ेगा। पूरे गांव में खबर फैला दो और शाम होने के बाद कोई बाहर ना निकले। कहते कहते रामू की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। अरे बंद करो ये सब गाना बजाना। रामू को तो किसी ने बात दिया है और वो कह रहा था कि शाम के बाद कोई घर से बाहर ना निकले। किसी तरह रो धोकर बेटी की शादी दिन में ही कर दी गई थी। ऐसे ही एक दिन कल्लू मछुआरा जब मछलियां पकड़कर वापस आ रहा था तो देर हो गई। अचानक लगा कि मछलियों का बोझ भारी हो गया है। जब उसने अपने सिर पर रखा बर्तन देखने के लिए उतारा तब, मछलियां खाने का बड़ा शौक है ना तुझे? अब मैं तुझे मछलियों की तरह ही खाऊंगा। एक एक हड्डी निकाल दूंगा। कल्लू डर से कांपते हुए, अरे बाप रे! वो पूरा जोर लगा के भागा था, लेकिन उस खौफनाक पिशाच ने उसे धर दबोचा और उसकी गर्दन में दांत लगा के सारा खून पी गया। उसके बाद तो किसी काम से शहर गए लोगों को रात हो जाती है तो वो शहर में ही किसी धर्मशाला में रुक जाते हैं।
एक बार किशन काफी दिनों बाद जबलपुर से नौकरी से छुट्टी पर आने वाला था। पिता अर्जुन सिंह फोन पर, पहले ही बता दे रहा हूं, दिन में ही आना। रात हो जाए तो शहर में किसी धर्मशाला में रुक जाना। आजकल शाम होते ही पूरे गांव में नरपिशाच बेधड़क घूमता है, और चौधरी के नौकर और कल्लू मछुआरे को तो मार ही चुका है। पुलिस अभी तक कुछ पता नहीं कर पाई है, ठीक है? बाबू आप इधर डर क्यों रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप चिंता मत कीजिए, रिलैक्स। किशन की ट्रेन लेट हो गई थी। मेरे पास इतना रुपया है, अगर किसी धर्मशाला में रुकूंगा तो कोई चोरी कर लिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने स्टेशन के टेलीफोन बूथ से गांव के सरपंच का नंबर लगाया, पर वो लगा ही नहीं। किशन भुनभुनाया, बाबू को कितनी बार कहा कि घर पे फोन लगवा लो, इस बार मैं खुद ही लगवाऊंगा। वो बस से गांव पहुंच गया। जैसे ही बस से उतरा, गांव की पगडंडी पर चल पड़ा। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया था। वो अपना बैग हाथ में पकड़े चला जा रहा था। उसी समय पीछे उसे लगा कि कोई जानवर आ रहा है। वो थोड़ा बगल में ही हटकर खड़ा हो गया। आज बड़े दिनों बाद कोई शिकार हाथ लगा है, आज इसको मार कर ही दम लूंगा। किशन डर के मारे भागने लगा, पर उसे अपने लंबे हाथ बढ़ाकर पल भर में उसे दबोच लिया उसने, और उसकी गर्दन में दांत लगाकर उसका खून पीकर उसके निढाल शरीर को वहीं छोड़कर चला गया। अरे किशन के बापू, सुबह हो गई है, किशन आने वाला ही होगा। जरा बस देखते रहना, मैं तब तक उसकी मनपसंद खीर बना दूं। अरे इतनी उतावली क्यों होती हो, घर ही आएगा ना। अभी उनकी बातें खत्म ही नहीं हुई थी कि अरे बाबूजी, जल्दी आओ, गजब हो गया है। लगता है किशन भैया रात को ही आ गए थे, पर दरिंदे ने उसे मार दिया। सब भागे हुए गए तो उसका बैग एक तरफ पड़ा हुआ था और किशन मरा हुआ पगडंडी पर ही पड़ा हुआ था। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जैसे पहले दो लोगों की गर्दन पर दांतों के निशान थे, वैसे ही किशन की गर्दन पर भी नुकीले दांत के ही निशान थे। किशन की मां जवान बेटे की मौत से होश हवास हो बैठी। मेरे बेटे, तुम्हें मना किया था रात को मत आना, फिर भी तो नहीं माना। राजपुर गांव की हवेली वाले ठाकुर साहब को जब यह खबर लगती है तो अर्जुन सिंह के पास उसका दुख बांटने आते हैं। धीरज रखो तुम, पुलिस खोजबीन कर रही है ना, पता तो चले कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। अब मैं नहीं बैठूंगा, बेटा चला ही गया है, अब जी कर क्या फायदा। कुछ ऐसा करना होगा कि बाकी गांव वालों को नुकसान ना पहुंचे। हाँ, जो भी मदद चाहिए बता देना, ठीक है? किशन का क्रियाक्रम निपटाकर वो ठाकुर साहब के पास गए। ठाकुर साहब, आज रात को मैं कुछ लोगों के साथ पहरा दूंगा। मुझे आपका एक लठैत और एक पहलवान उसकी जरूरत होगी। हाँ, क्यों नहीं, बल्कि हमारी बंदूक भी ले जाओ, ये लो। सब लोग रात को पहरे की तैयारी करने लगे। शाम होते ही सारे गांव की सीमा के पास एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए लोग। जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, सारे घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद हो गए। लगभग 9 बजे थे। तभी सबने सुना कि जैसे कोई जानवर दौड़ता हुआ आया, लेकिन वो जानवर नहीं, नरपिशाच था। वो बहुत लंबा चौड़ा और सफेद लबादे में था। सबकी सांसें थम गईं। वो थोड़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद गांव की तरफ चला गया। वो चिल्लाया, पूरे गांव से कोई निकलता ही नहीं, मैं सबको खत्म कर दूंगा। मैं अपना बदला पूरे गांव से लूंगा। सभी लोग समझ गए कि यह नरपिशाच है। किसी तरह सुबह का सूरज निकलने तक सब पेड़ पर ही बैठे रहे।
जब उतरे तब आप सबने देखा कि वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक पिशाच है। आप लोग अपने अपने घर जाइए। मैं पास ही के गांव में एक मित्र गिरधारी लाल के पास जा रहा हूं। कल सुबह तक आऊंगा। मेरी घरवाली को बता देना। वो लेकिन इस पिशाच से छुटकारा कैसे मिलेगा? सभी लोग सतर्क रहें। और क्या कर सकते हैं? अर्जुन सिंह अपने मित्र गिरधारी लाल के यहाँ जाकर सारी बात बताते हैं। हमारे यहाँ गांव के बाहर जो कुटिया है वहाँ एक सिद्ध तांत्रिक रहते हैं। ऐसे ऐसे बहुत भूत पिशाच भगाए उन्होंने। वह तो रात को ही मिलेंगे। आज तुम यहीं आराम करो, रात में उन्हीं के पास चलेंगे। रात को दोनों कुटिया पर पहुंच जाते हैं। क्या चाहिए भाई? इतनी रात को किस काम से आए हो? बाबा, हम उस पिशाच से मुक्त होना चाहते हैं। मेरे जवान बेटे को उसने मेरे भी से मार दिया। आपका बहुत नाम सुना है। आपको अपने गांव वालों को सावधान करना होगा कि कल कोई घर से बाहर ना निकले। मैं कल सुबह पहुंच जाऊंगा। कागज की एक लिस्ट पकड़ाते हुए, ये कुछ सामान खरीद के रख लीजिएगा। दोनों वापस गिरधारी लाल के घर पहुंच जाते हैं। सुबह होते ही अर्जुन सिंह गांव में वापस चले जाते हैं। अर्जुन सिंह घर पर आते ही पत्नी से, कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूं। दूसरे दिन तांत्रिक सुबह सुबह ही आकर उसी पेड़ के नीचे बैठकर खूब जोर जोर से जाप करता है। ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम सिम होम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम त्र्यंबकं यजामहे। ओम त्रिम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। इस पेड़ की जड़ के पास ही थोड़ा खुदाई करो तो यहाँ मिट्टी थोड़ी गीली लग रही है। अर्जुन सिंह खुदाई करते करते, बाबा ये देखिए, एक हड्डी का टुकड़ा है। बस बस मिल गया। तांत्रिक उस हड्डी को उठाकर उसके कमंडल में जल से धोकर एक काले रंग के धागे में बांध देते हैं। सामने हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। वैसे ही किसी जानवर के दौड़ने की आवाज उन्हें सुनाई देती है। बाबा, वो आ गया। यही तो मैं चाहता था। मुझे क्यों बांधा है? तुम मुझे यहां से नहीं भगा सकते। कहा ना तुम? मैं चौधरी के यहाँ कितने परसों से ईमानदारी से काम करता था। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। गांव के कुछ लोगों की नजर मेरी बीवी पर थी। चौधरी का सारा हिसाब किताब मैं ही देखता था। वो मुझ पर पूरा भरोसा करता था। परंतु गांव वालों ने मेरे खिलाफ चौधरी को इतना भड़काया कि उसने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया और काम से निकाल दिया। मेरे पास घर भी नहीं था। मैं अपनी बीवी को लेकर इस पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर रहने लगा। गांव वालों ने मुझे धमकाया कि गांव छोड़कर चला जाऊं, पर मैं अपने आप को निर्दोष साबित किए कैसे जा सकता था। लेकिन एक दिन गांव के ही कुछ लोगों ने रात में हमारी झोपड़ी में आग लगा दी और हमारी मौत हो गई। हमारी अधजली लाशों को इसी पेड़ के नीचे दबाया था इन बदमाशों ने। तुम सबकी जान ही ले लोगे तो तुम्हारा जाना ही ठीक है। तांत्रिक मंत्र पढ़कर उस हड्डी को आग के हवाले करने जा ही रहा था। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। परंतु तांत्रिक ने बिना एक पल गवाए उस हड्डी को धीरे धीरे अग्नि के हवाले कर दिया। शाम को धुंधला घिराया था। अचानक एक बवंडर सा उठा और आकाश की तरफ चला गया। पूरा वातावरण हल्का हो गया। अर्जुन सिंह, अब गांव वालों से कह दो कि बेखौफ घूम के निकल सकते हैं। दुष्ट आत्मा वो चली गई है।